गवर्नर का इस तरह की पैंतरेबाजी करना, कहना कि भाई पहले ये कराओ, क्या गवर्नर भूल गए वो जो महाराष्ट्र में शपथ हुई थी सुबह के 3 बजे 4 बजे? जब उसी पार्टी की सरकार उस स्टेट में होती है, जिसकी केंद्र में होती है, तो उस स्टेट में कभी भी आप गवर्नर का ना कोई महत्वपूर्ण रोल देखते हैं, ना कोई इस तरह की आपसी टकराव देखते हैं। ये टकराव भी वहीं होता है जहां दूसरे दल की सरकार होती है। यही नीतीश कुमार थे जब लालू यादव के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाते थे। आज ये खुद अपने पुत्र को मंत्री बनाने के लिए मंच पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तमिलनाडु के अंदर क्या संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है। जानबूझकर गवर्नर अड़ंगा अड़ा रहे हैं ताकि विजय शपथ ना ले पाए, अपनी सरकार ना फॉर्म कर पाए। इसके अलावा बंगाल में जिस तरह का खूनी संघर्ष चल रहा है, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या राजनीति वो उत्तर प्रदेश की साध पाएंगे बंगाल जाकर, यह भी सवाल है। और तीसरा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद की राजनीति को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं, उनके बेटे की एंट्री अगर मंत्री के तौर पर सरकार में हो रही है, तो फिर कहां गए सिद्धांत और किस तरह का ये राजनीतिक घटनाक्रम है। करेंगे बात। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, बंगाल में जो कुछ हो रहा है हम देख ही रहे हैं। हिंसा की चपेट में बंगाल है, लेकिन तमिलनाडु में एक नया संकट जो है खड़ा हो गया है। टीवी के विजय की जो पार्टी है 108 सीटें जीत कर आई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बावजूद इसके गवर्नर उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप सरकार बनाइए, ये कह रहे हैं कि आप पहले मेजोरिटी लेकर आइए। तो क्या गवर्नर का ये हक है कि वो मेजोरिटी चेक करे या फिर वो हाउस में चेक होगी? ये जो संवैधानिक संकट जो है खड़ा करने की कोशिश की जा रही है तमिलनाडु के अंदर, किस तरह से देखा जाए सर इसे? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जो गवर्नर का मोटा मोटी एक रोल रहता है, और जहां तक हम इतने दिनों से चीजों को देख रहे हैं, वो जो सबसे बड़ा दल होता है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दो दल मिल गए और वो लग रहा है कि भाई क्लियर कट सरकार बनाने का चांस उनका बन रहा है, और वो कहीं ना कहीं गवर्नर के साथ अप्रोच करते हैं, तो उनको भी परमिशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्लियर कट है कि 100 से अधिक सीटें मिल गई हैं एक पार्टी को, बहुमत से चंद नंबर दूर है वो, तो उसको फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करना है, ना कि गवर्नर को। तो गवर्नर पहले सरकार बनाए और गवर्नर फिर ये कह सकते हैं कि भाई इतने पीरियड में आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, तो वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे वहां पे पटल पे। लेकिन गवर्नर का इस तरह की पैंतरेबाजी करना, कहना कि भाई पहले ये कराओ, क्या गवर्नर भूल गए वो जो महाराष्ट्र में शपथ हुई थी सुबह के 3 बजे 4 बजे? तो देखिए, गवर्नर तो ये माना जाता है कि कई नेता और कई दल इस बात की मांग कर चुके हैं कि राज्यों में जो गवर्नर का पद है उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता वहां नहीं है। क्योंकि गवर्नर इन्हीं परिस्थितियों में इस तरह की हरकतें करते हैं, और खासकर जहां पे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी होती है, वहां इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। जहां जिसकी पार्टी केंद्र में कोई दूसरी पार्टी है और राज्य में कोई दूसरी पार्टी को इस तरह के हालात आ गए, तो वहां पे बड़ी दिक्कतें होती है। आपने गवर्नर का रोल लगातार देखा वेस्ट बंगाल में, कितनी दिक्कतें गवर्नर के और सीएम के बीच में रहती थी। और जब उसी पार्टी की सरकार उस स्टेट में होती है, जिसकी केंद्र में होती है, तो उस स्टेट में कभी भी आप गवर्नर का ना कोई महत्वपूर्ण रोल देखते हैं, ना कोई इस तरह की आपसी टकराव देखते हैं। ये टकराव भी वहीं होता है जहां दूसरे दल की सरकार होती है। तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए गवर्नर हैं, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरह का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि जो पुराने सीएम है स्टालिन है, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जनता ने अगर उनको बहुमत दिया है और जनता ने उनको चुना है, तो उनको सरकार बनाने का हक है। तो अच्छा, आप लेकिन फिर किसके? एक चीज और है सर। 2019 में महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ, क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थी, चुनाव लड़ी, लेकिन वो कि बंद कमरे में अमित शाह जी ने 2.5 साल का मुख्यमंत्री तय किया, इस बात पे लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल अलग हो गए। 105 सीटें उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी,
और उसने अपने पक्ष में रखी थी, वो लेकर आई थी। बावजूद इसके महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, शिवसेना 56 सीटें, एनसीपी 54 सीटें, कांग्रेस 44 सीटें, मिलकर इन्होंने एक अपना कॉम्बिनेशन बनाया और जो 145 का आंकड़ा था उसको पार कर लिया और वहां पे सरकार बना ली। हालांकि बाद में वो सरकार किस तरह से ध्वस्त हो गई हम सब ने देखा, और किस तरह से शिवसेना टूट गई, उसके बाद एनसीपी भी टूट गई, सब कुछ हुआ। लेकिन 2019 एक ऐसा मतलब साल था जब वो जो इलेक्शन है महाराष्ट्र का वो याद किया जा रहा है दोबारा से, जब ये संकट खड़ा करने की कोशिश तमिलनाडु में हो रही है। नहीं, मैं इसीलिए हिमांशु कह रहा हूँ ना आपको कि जहाँ पे सत्ताधारी दल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप 3 बजे भी शपथ दिला सकते हैं। वहाँ आप जहाँ जो केंद्र से आपको इशारा होता है उसके अनुसार आप काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे क्षेत्र में क्षेत्रीय दल होता है या कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की कवायद करती है, उसमें आप अड़ंगा लगाते हैं। आपने महाराष्ट्र में अल्टीमेटली क्या देखा कि गवर्नर ने क्या किया? भाई गवर्नर ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से टूटे हुए शिवसेना के व्यक्ति को सुबह-सुबह शपथ दिला दी। फिर बाद में तोड़-फोड़ हुई। वो सारा तो ड्रामा आपके सामने हुआ है और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली एनसीपी भी समाप्त हो गई, शिवसेना भी समाप्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, स्मूथ सरकार चल रही है, गवर्नर भी आराम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मजे से सरकार चला रहे हैं। तो इसी तरह से आप अब देखेंगे वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब गवर्नर का कभी भी कोई उठा-पटक वाला आपको ना कोई संदेश आएगा, ना कोई खबर आएगी, ना कोई टकराव आपको दिखेगा। अल्टीमेटली जब तक किसी सत्ताधारी दल की सरकार स्टेट में नहीं बन जाती, तब तक ये उठा-पटक पक्ष और विपक्ष में रहती है। तो इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक नई पार्टी आ गई है और नई बड़ी पार्टी है, तो इसमें उठापटक होगी। इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी एकाएक बड़े बहुमत के साथ आई थी और जब वो शुरू में बहुमत लेके आई थी, तो उसमें तोड़-फोड़ करने की कोशिश भी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन वो नहीं टूट पाई उस समय। लेकिन बाद में जैसे अभी तोड़ी है और अभी टूट-फूट चल रही है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के जिस प्रकार से 7 सांसद तोड़ लिए हैं अभी अ, खबरें आ रही हैं कि भाई पंजाब की सरकार भी कभी भी टूट सकती है, विधायकों को तोड़ा जा सकता है। अब कैसे तोड़ते हैं आप उनको? या तो आप उनको ब्लैकमेल करते हैं, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं या आप उनको लालच देते हैं। तो ये सत्ताधारी दल जो केंद्र में होता है, वो करता है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो वहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में ऐसी सरकार चाहती है कि जिसको आने वाले समय में टारगेट किया जा सके और उसको ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी की वहां पे एंट्री क्या हो। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इंटरेस्ट ले रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि तमिलनाडु में इतनी जल्दी आना या इतनी जल्दी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अच्छा, वहां पे बड़े जिस प्रकार से क्षेत्रीय राजनीति वहां द्रविड़ की और उसकी होती है, वो देखिए दो दलों में अगर दो दल थे वही आपस में सरकार बनाते रहते थे, हम्म। तो उसको ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया है, तो उसमें अच्छा, एक बदलाव आया है। जी। बिल्कुल। अब जैसे जैसे कल रात में बीते रोज एकदम से खबरें ये चलने लगी और बड़े-बड़े सूत्र जो है ये बताने लगे कि डीएमके और एआईएडीएमके साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं। मतलब इन दोनों लोगों की बातचीत चल रही है। मतलब काफी देर तक हंगामा होता रहा, नेशनल मीडिया ने इसे चला दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हम पाकिस्तान में घुस गए थे और वहां के सेना के जो चीफ है उनको उठा लाए थे, सब कुछ कर लिया था हम लोगों ने। वैसे ही जो है कल डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार भी बना डाल रहे थे सूत्रों के हवाले से। तो हमारी मीडिया का क्या दुर्दशा है वो तो हम देख ही रहे हैं। सर, दूसरी तरफ एक परिस्थिति और है पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी चूंकि हार गई हैं, अब शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। मतलब इस हत्या को तो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये गलत तो गलत ही बात है। अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकती हैं। अब अखिलेश यादव का वहां पहुंचना, ममता बनर्जी से मिलना और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना, और अगले साल चूंकि इलेक्शन भी होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह से इन परिस्थितियों को देखें? देखिए हिमांशु, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हमने जितने भी इलेक्शन आज तक देखे हैं, मेरे को लगभग 35 साल हो गए हैं। 35 साल के मैं अपने कैरियर में अगर देखूं, कोई भी इलेक्शन ऐसा वहां नहीं होता है जिसमें खून खराबा ना हो। ये पहला इलेक्शन था कि इसमें छुटपुट घटनाएं हुई थी, कोई बड़ी खबर इस तरह की नहीं आई थी, लेकिन वो इलेक्शन के बाद आ गई। और इस तरह से
वेस्ट बंगाल में होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने खतरनाक स्तर पे होना, जैसे कि अभी तक सरकार भी नहीं बनी है और जिस तरह से जगह-जगह पे दंगे हो रहे हैं, कहीं-कहीं हम्म, बुलडोज़र चल गए हैं बिना सरकार के आदेश पे ही, बताइए बुलडोज़र शुरू हो गए हैं। दूसरा, ये निर्मम हत्या हो गई है। अब ये हत्या किसके इशारे पे हुई है, क्या हुई है, राजनीतिक मतभेदों को बढ़ाने, अब ये तो ज़ाहिर-सी बात है। जो औसत बुद्धि का व्यक्ति है वो भी समझ लेगा कि अगर इनके पीए की हत्या होती है तो सीधा-सीधा शक ममता बनर्जी पे जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी इतना छोटा आरोप लेने के लिए और अपनी बदनामी करने के लिए इस तरह का आचरण करेंगी क्या? एक तो ये सवाल है। दूसरा क्या है कि क्या वास्तव में इसके पीछे कौन है? इस हत्या का ज़िम्मेदार कौन है? वो जाँच का विषय है। और वही हास्यास्पद ये भी है कि वही तृणमूल कांग्रेस और उसके लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। अभी तक तो हम्म, आप कह रहे थे सीबीआई जांच करती ही नहीं है, सीबीआई तो कुछ और करती है। तो उस सीबीआई पे आप इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि ये जो वहाँ पे इस तरह से हत्या हुई है, ये जताता है कि मामला अभी ठंडा वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है और वेस्ट बंगाल में अभी लंबी लड़ाई लड़नी अच्छा, बाकी है। हो एक चीज सकता है और केंद्र इंटरप्ट सरकार ने करूंगा। यही दिल्ली सोच में के। जो लोग बैठे हैं सर, दिल्ली में जो बैठे हैं लोग, वो इस हत्याकांड को लेकर ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक जो है बंगाल में हिंसा बंद नहीं होगी। तो एक दूसरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी की जा रही है इस बीच कि भाई किस तरह से अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी को टारगेट किया जाए। मैं हिमांशु इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसमें तमाम साजिशें हो सकती हैं, तमाम दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, जांच का विषय है। जैसे आपने कहा था कि तमिलनाडु में मीडिया ने चला दिया कि एआईडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बना रहे हैं। इसीलिए हम्म, ये कभी भी मीडिया भी कुछ भी चला सकता है कि रात और दिन मिलके एक तीसरा शुभ मुहूर्त निकल रहा है। क्योंकि मीडिया कुछ भी निकाल सकता है ये। तो ये हम्म, भी देखा जा सकता है कि क्या राजनीतिक माहौल को वहाँ पे जो एक मामला चल रहा है कि ममता बनर्जी एसआरआई की प्रक्रिया, इलेक्शनों में गड़बड़ी, दूसरे पे ज़्यादा टारगेट कर रही हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए तो कहीं किसी ने कोई इस तरह का नहीं किया कि ये हत्या कर दी गई हो मामले को डाइवर्ट करने के लिए। इसमें तमाम पहलू हैं और उनकी हम्म, जाँच होना ज़रूरी है। अभी बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी खबर आई है आधा घंटा पहले कि भई एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, हत्यारे किस कहाँ से आए, क्या हुआ है, पुलिस वहाँ पहुँच गई है, उसकी जाँच कर रही है। तो जब तक ये जाँच में चीज़ें निकल के नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये हम्म, ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी आग जल रही है वहाँ पे, आग पूरी तरह बुझी नहीं है और बहुत सेंसिटिव स्टेट है वो, क्योंकि बॉर्डर का स्टेट है। तो मुझे लगता है कि जाँच एजेंसियों को भी फूँक-फूँक के कदम रखने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मामला बड़ा बन जाए। अब इलेक्शन हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो गई तो शांतिपूर्वक चीज़ें होनी चाहिए और अगर अभिषेक बैनर्जी दोषी हैं, ममता बनर्जी दोषी हैं, तो दोषी को सज़ा होनी चाहिए, दोषी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसमें कौन-सी कोई दिक्कत है? दोषी तो कोई भी हो सकता है, दोषी सत्ताधारी दल का भी हो सकता है और दोषी हम्म, विपक्ष का भी हो सकता है और दोषी हम्म, कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। तो दोषियों का पक्ष हम तो लेते नहीं है ना, हम ये पक्ष लेने के लिए बैठे हैं। हम तो ये कहते हैं कोई भी दोषी है, उसको सज़ा होनी चाहिए और उसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। जी। बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल में वही किया जिसका ट्रायल पहले यूपी में किया गया था। अब जब यूपी में ट्रायल किया गया था तब भी अखिलेश यादव नहीं रोक पाए। अब जब बंगाल में उसे अप्लाई कर दिया है तो ममता बनर्जी, जिन्हें विपक्ष की एक धाकड़ नेता कहा गया, वो भी नहीं रोक पाई। तो अखिलेश यादव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब यही चीज अप्लाई करेगी भारतीय जनता पार्टी और पूरी फोर्स के साथ में करेगी तो कैसे रोक लेंगे? देखिए, उसको हिमांशु मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से अखिलेश यादव आज चिंतित हैं, 4 तारीख से नतीजा आने के बाद जो चिंता उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि अगर 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, ममता बनर्जी कद्दावर नेता हैं, स्ट्रॉन्ग नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है सरकार के साथ, सरकार के तंत्र के साथ और वो सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह पहुँची हैं, क्या इतना जज़्बा और इतनी हिम्मत, इतनी ताकत समाजवादी पार्टी में और अखिलेश में है? मुझे तो लगता है इतनी तो नहीं है जितनी ममता बनर्जी में थी। तो अगर ममता बनर्जी को हटाया जा सकता है, जिनकी सत्ता भी वहाँ थी, तो अखिलेश को यूपी में आना इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका एक दूसरा पहलू है बहुत बड़ा। जब राहुल गांधी बात कर रहे थे, अडानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे संसद भवन में, तब ममता जी नदारद थी। उनके सांसद कुछ बोल नहीं रहे थे।
आज ममता जी पे जब लड़ाई लड़ रही हैं तो राहुल गांधी शांत हैं। तीसरी बात ये है कि यही अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ कई मोर्चे पे खड़े हुए दिखाई नहीं देते थे, या यही ममता बनर्जी विपक्ष के कई नेताओं के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देती थी जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। जब हम्म, इंडिया गठबंधन में ये हुआ था कि भाई नीतीश कुमार को लाया जाए, नीतीश कुमार को अग्रणी नेता बनाया जाए उनको, तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले विरोध किया था। तो सबसे पहले तो इनको ये, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, और चाहे दूसरे लोग हों, सबसे पहले तो इनको ये देखना पड़ेगा कि ये आपस में गठबंधन मजबूत है कि नहीं है, या ये आपसी फूट ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर रही है। आप इसी संदर्भ में केजरीवाल को भी ले सकते हैं, इसी संदर्भ में आप शिवसेना को ले सकते हैं, इसी संदर्भ में आप पंजाब के अकाली दल को ले सकते हैं। एक-एक करके तमाम क्षेत्रीय दलों को जो समाप्त करने की रणनीति मैं बार-बार आपको कहता हूँ, इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की भी मूक सहमति भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी आज ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम केंद्र में सत्ता है, और तमाम उत्तर भारत में अब लगभग सभी स्टेट में उनकी ताकत आ चुकी है, सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल तो मुझे कोई मुश्किल दिखाई दे ही नहीं रहा है। आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने उड़ीसा में विपक्षी दल जो था सरकार बना के इतने सालों से बैठा था, आज समाप्त हो गया। और दूसरी हम्म, बार वो इस लायक रहेगा कि भाजपा के सामने लड़ाई लड़े, मुझे तो इस पे भी संशय है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 5 साल में ममता बनर्जी की पार्टी क्या इस काबिल रहेगी कि वो इतनी मजबूती से चुनाव लड़ सके? ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में जन्म हो जाएगा कांग्रेस का दोनों जगह पे, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने लायक 5 से 10 साल में कांग्रेस हो जाएगी। क्या इस रणनीति पे विचार कर रहे हैं कि राहुल गांधी? और उसी में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आसाम में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे खड़ी हुई है, तो वो भी चाहती है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी हटे तो कांग्रेस का नंबर आए। और उसी संदर्भ में क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही निर्णय लेंगे जैसा निर्णय उन्होंने वेस्ट बंगाल में लिया है? तो सवाल कई हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्या आप विपक्ष में एक साथ मिलकर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है, विपक्ष में एक फूट नज़र आती है और विपक्ष बिखरा हुआ है। आप याद करिए जब केसीआर ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और केसीआर सबको बुला रहे थे, कई लोग पहुँचे भी थे, अखिलेश यादव खुद हैदराबाद पहुँचे थे, तमाम विपक्षी नेता पहुँचे थे और बाद में बात नहीं बनी, आज केसीआर कहाँ है? तो हम्म। इसी तरह से तमाम क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर रही है और वो कहीं न कहीं कांग्रेस उसको अपने लिए अच्छा मान रही है। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये सोच के कांग्रेस भी थोड़ा-सा अभी चुपचाप बैठी है, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया तो मुझे नीतीश कुमार की याद आ गई। अब नीतीश कुमार चूंकि जो है वो तो राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं आज ही जो है पटना में कार्यक्रम हुआ और उसमें जो है मंत्रियों की जो है लिस्ट आई कि कौन कौन उसमें शपथ ले रहा है, तो उसमें निशांत कुमार भी थे। निशांत कुमार का मंत्री पद की शपथ लेना बड़ा हैरानी भरा इसलिए था क्योंकि निशांत कुमार तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं। अब अचानक क्या हो गया, ये कैसा ड्रामा है। और दूसरी चीज ये भी है कि नीतीश कुमार तो परिवारवाद को लेकर बोलते आए हैं हमेशा, लालू प्रसाद यादव को भी घेरते रहे हैं, साथ में उनके रहते हुए घेरते रहे हैं। तो फिर कैसे इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है अब तो कुर्सी भी नहीं है, हमसे कौन पूछने आ रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं। देखिए हिमांशु, अगर आप इस मामले में देखते हैं, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं और बड़ी अच्छी सिद्धांतवादी, समाजवादी राजनीति करते हैं। लेकिन पिछले अगर हम 5 से 10 साल की राजनीति देखते हैं, वो किसी भी नेता को हम देखें, अब वो नैतिकता और वो सिद्धांतवाद कहीं दिखाई नहीं देता है। यही नीतीश कुमार थे जब लालू यादव के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाते थे। आज ये खुद अपने पुत्र को मंत्री बनाने के लिए मंच पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नतमस्तक हैं मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जताता है कि नेताओं की जो नैतिकता और सिद्धांतवाद है, वो खोखला है। वो आने वाले समय पे बदल जाता है। वो परिस्थिति के हिसाब से बदल लेते हैं। और वो इतनी लंबी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की, जो आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। अब आप देखिए ना राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा कितने बड़े नेता हैं, कल तक किस प्रकार की टिप्पणियाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करते थे।
और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नहीं देश की सबसे बढ़िया पार्टी बता रहे हैं। भारत स तो इसीलिए नेताओं का चाल चेहरा कब बदल जाए, कब उनको कहाँ बढ़िया लगने लगे, कौन-सी उनकी नस दब जाए, कौन-सा उनको लालच मिल जाए, ये सब उस पे डिपेंड करता है। आज नीतीश कुमार मान चुके हैं कि वो खत्म हो चुके हैं, उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो कम से कम अपने लड़के को ही आगे बना लिया जाए। दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा और उनके लड़के को मंत्री बनवाने में जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं, उनका निजी हित छुपा हुआ है। अगर हम्म, नीतीश कुमार की लेगेसी समाप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार समाप्त हो जाएँगे, तो जो इनके चमचे, चेले और इनके आसपास के लोग हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएँगी। तो उनकी दुकान चलती रहे, इसलिए वो नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री बना के अपनी दुकान चालू रखना चाहते हैं। इतना सिर्फ़ इसका कारण है। और ये तमाम नेताओं की कहानी है, जो बड़े-बड़े कई नेता हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत बारीकी से बता सकता हूँ कि जब चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ था, तो भारत के पहले इंजीनियर थे आईबीएम कंपनी में कंप्यूटर के अजीत सिंह। बहुत अच्छा उनका वहाँ पे नौकरी चल रही थी, बहुत बढ़िया थी और चौधरी चरण सिंह की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उनको वो राजनीति में लाएँ। इसीलिए उन्होंने दूर भेजा था कि अपना करियर बनाओ और अपना उधर करो और देश के लिए कुछ करो बाद में। और आज जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अजीत सिंह ने निभाई थी। और बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, भले ही ये विपक्ष में हों, लेकिन इन्होंने आपस में मिलकर बहुत बढ़िया ये क्रांति कंप्यूटर क्रांति में सहयोग अजीत सिंह का था। लेकिन अजीत सिंह को राजनीति में घसीटने के लिए जितने भी उनके चमचे चेले थे चौधरी चरण सिंह के, ताकि उनका दल बना रहे और उनके नाम पे, क्योंकि अगर चौधरी चरण सिंह के परिवारवाद का कोई नहीं रहेगा, तो फिर वो दल ही खत्म हो जाएगा। तो परिवार का हम्म, व्यक्ति होना चाहिए, तो उनको जबरदस्ती खींच लिया गया। वो राजनीतिज्ञ थे नहीं, वो राजनीति जानते नहीं थे। लेकिन वो राजनीति में आ गए और जैसे-तैसे उन्होंने ईमानदारी की राजनीति करी। कई जगह उनकी बदनामी भी हुई, मैं बड़ा नज़दीक उनके रहा हूँ, मैंने चीज़ों को देखा है। तो इसीलिए इसी संदर्भ में कई नेता आपको दिखाई देते हैं कि अगर उसके परिवार में कोई राजनीति में आता भी नहीं है, तो वो अपने निजी फ़ायदों के लिए कई बार ऐसे खींच लाते हैं। तो मुझे वही नज़रिया याद आ रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी कि वो निशांत को राजनीति में लाएँ। ये तो उनके चमचों ने उनको प्रभावित किया होगा, उनके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया होगा कि नहीं-नहीं आपकी लेगेसी आगे रहे, आपका परिवार बढ़े और हम लोग का भी मामला चलता रहे। ये सोच के उसको लाए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से बिहार में निशांत कुमार की एंट्री हुई है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह का संघर्ष जारी है, उसने खूनी जो है रूप अख्तियार किया हुआ है। अखिलेश यादव की क्या भूमिका उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, और सबसे बड़ा सवाल तो गवर्नर को लेकर है। तमिलनाडु में जिस तरह से सरकार का गठन होना है, लेकिन कौन शपथ लेगा, कैसे शपथ लेगा, इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।